हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं। आपने को कैपेसिटर दिया हुआ कैपेसिटेंस सी, उसको अपन ने इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इस वोल्टेज के अक्रॉस जोड़ा गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अपने को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत दिया हुआ है, सी धारिता से जोड़ा जाता है, ठीक है, संधारित्र जोड़ा जाता है, तो विस्थापन धारा बतानी है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, सी वी। Q इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप देखेंगे AC सोर्स है तो यहाँ पर चार्ज वेरिएबल है। चार्ज वेरिएबल है तो इसके कारण प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होगी वो वेरिएबल होगी, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से है, मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण से हम वहाँ पर बोलते थे कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी विल बी द राइट आंसर। सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपन ने विस्थापन धारा निकाल ली, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डायरेक्शन यहाँ पे देखना जेड में है। वेव किधर जा रही है, वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, वेव किधर संचरित हो रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पर दोनों में प्लस साइन है, दोनों का साइन सेम है। तो यहाँ पर एक्स लिखा है तो हम बोलेंगे वेव जो ट्रेवल कर रही है वो माइनस आई कैप में कर रही है, ठीक है ना। इन दोनों के साइन अगर अपोजिट होते तो अपन प्लस आई कैप बोल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना अपने को। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपने को बताना एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं, पहले अपन डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं ई बी सी, एक टेक्निक बताई थी आपको याद करने की, ठीक है ना। तो अपने को बी निकालना है, तो बी कैप विल बी, आगे के दो लिख लेंगे अपन, सी कैप क्रॉस ई कैप। तो बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, सी कैप क्या है माइनस आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है के कैप में, और आप सब लोग जानते हैं आई जे और के। अगर मैं आई क्रॉस के करूँगा तो आई क्रॉस के मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, तो मुझे माइनस जे मिलेगा। तो एक ऑलरेडी माइनस बाहर लिखा हुआ है और एक माइनस मिलेगा, तो इट इज़ जे के। तो आपका जो फील्ड होगा वो वाई में होगा। तो वाई में दो आंसर है अपने पास, वाई में दो आंसर है, ठीक है ना। तो हमको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं ई नॉट बराबर बी नॉट सी, इसी टेक्निक से इसको भी याद कर लो, ई इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखिए ई नॉट इज इक्वल टू, मुझे ई नॉट पता है कितना, ई नॉट मुझे पता है कितना 60, ये ई नॉट है आपका, ये 60 है आपका, ठीक है ना। ये रहा 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू बी नॉट। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻8 बराबर बी नॉट। तो आप करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻7 बी नॉट, ऐसा यूनिट टेस्ला में आ जाएगा। तो आपका आंसर ये वाई वाला हो जाएगा, ये नहीं होते हुए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बी नॉट है, कॉस यहाँ पे लिखा है, कॉस यहाँ पे लिखा है, 5x यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, प्लस प्लस सब कुछ सेम है, ठीक है ना। ये ई नॉट की जगह पे बी नॉट आ गया, ठीक है ना। और डायरेक्शन निकाल लिया हमने। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, ई इक्वल टू, जैसे मैंने अगर मेरे को ई कैप निकालना होता तो मैं लिखता ई कैप इज इक्वल टू बी कैप क्रॉस सी कैप। अगर मुझे बी कैप निकालना है तो मैं आगे के दो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। अगर मैं सी कैप निकालना होता तो मैं ई क्रॉस बी कर देता, ई कैप क्रॉस बी कैप कर देता, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ई एम वेव इज गिवन बाई, अपने को है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये माइनस साइन है और यहाँ जेड लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे ये के कैप में वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये सी कैप का डायरेक्शन आ गया आपका, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ सी कैप। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, दोनों के साइन विपरीत है और जेड लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे ये माइनस प्लस जेड में, यानी कि के कैप में संचरित कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है अपने को, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है एक प्रकार का ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना 1 आएगा। तो ये एक्चुअली आपका क्या लिखा हुआ है, आपका ये बी कैप लिखा हुआ है, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा, √3/4 1/4, तो 4/4 ये बी कैप है। तो हम निकालेंगे भी, मैंने बताया था आपको ई इज इक्वल टू ई बी सी, तो ई कैप इज इक्वल टू बी कैप क्रॉस सी कैप। तो ई कैप इज इक्वल टू बी कैप, ये बी कैप है और ये सी कैप है, यानी कि आपको क्या करना है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, सी कैप के साथ, तो के कैप के साथ करना है, ठीक है ना। तो आप करेंगे ई कैप इज इक्वल टू √3/2 आई कैप क्रॉस के कैप। अब यहाँ देखें आई जे और के, आई के साथ के का क्रॉस करेंगे तो उल्टा जाएंगे तो माइनस जे हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस जे,
प्लस 1/2 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे, एक बार फिर से कर लेते हैं, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, अब जे क्रॉस के फिर से देखो आई जे के, मेरे को क्या करना है अभी, आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के करना है, तो जे क्रॉस के करेंगे तो अपन सीधा ही चल रहे हैं तो आई कैप आ जाएगा, तो ये आई कैप आ जाएगा, तो ये ई कैप आ गया, तो ई कैप विल बी 1/2 आई कैप को आगे लिख देंगे माइनस √3/2 जे कैप को पीछे लिख दिया। अब मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, ठीक है ना, तो उसमें सी का मल्टीप्लाई करना रहता है, तो इसके अंदर हम सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ई वेक्टर आ जाएगा सी मल्टीप्लाई बाई 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप, √3/2 जे कैप आ जाएगा। ये चेक करते हैं आंसर, 1/2 आई कैप माइनस √3/2, ठीक है ना, 30 यहाँ भी लिखा हुआ है, 30 यहाँ भी लिखा हुआ है, सी का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली मैग्नीट्यूड में 30 भी था, ध्यान रखना उसको आप, 30 का मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पर अपन, ठीक है ना, 30 सी आ गया, साइन के साथ साइन, वही चीज़ यहाँ पे लिखी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आया क्या करा, ठीक है ना। अपने को विद्युत चुंबकीय तरंग दी गई थी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र बताना था उसके संगत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अपने को है ना विद्युत क्षेत्र दे रखा, हमको संगत चुंबकीय क्षेत्र बताना है। अभी हमने देखा कि ई बी सी ऐसे करके लिख लो, मुझे डायरेक्शन बी का चाहिए, तो बी कैप इज इक्वल टू सी कैप क्रॉस ई कैप होता है, ठीक है ना, तो बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, सी कैप कहाँ जा रही है, किधर यात्रा कर रही है, वो धनात्मक एक्स, मतलब सी कैप जो हो गया वो आई कैप हो गया, वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे कैप में, तो आई जे कितना हो जाता है, आपको पता है के हो जाता है, देखो आई जे और के, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, ये क्या आ गया, ये बी वेक्टर आ गया। तो आप यहाँ देखेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, तो ई नॉट कितना है 6.3 बाई सी, 3 इंटू 10⁻8, ये हो गया बी नॉट, ये हो गया 2.1 इंटू 10⁻−8 टेस्ला, ये आ गया बी नॉट, और डायरेक्शन किधर आ गई के कैप में, आप चेक करेंगे 2.1 10⁻−8 टेस्ला के कैप, ये डायरेक्शन है वो मैग्नीट्यूड है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेसिस, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है ये, ठीक है ना, ये अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है आपका क्या ई वेक्टर है, इसको हम लिखेंगे 57 cos 7.5 इंटू 10⁻6 t माइनस ऑफ 5 इंटू 10⁻³ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप फोर आई कैप -3 जे कैप। क्या किया मैंने यहाँ पर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, E इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो ये जो आपका बन गया है, ये पूरा की पूरा, ये पूरा की पूरा जो बन गया है, ये आपका के वेक्टर बन गया है और ये आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ये के वेक्टर आ गया। तो हम निकाल लेंगे एन कैप, एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेग ये दिशा बता रहा है, अपनी अपनी जो तरंग है वो किधर संचरित कर रही है, उसका ये इकाई सदिश बता रहा है, मतलब इकाई सदिश वेव सदिश की दिशा बता रहा है, ठीक है ना। तो यह होता है के वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ के, मॉड ऑफ के वेक्टर, इकाई सदिश, ठीक है ना, मॉड ऑफ के वेक्टर। तो आप यहाँ पे देखेंगे के वेक्टर कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, ये मैग्नीट्यूड आगे वाला हटा दो इसको, तो चलो लिख लेते हैं 5 10⁻³ इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5 इंटू 10⁻³
रूट ओवर ऑफ 9 + 16, तो ये से ये कट गया, ये हो जाएगा 3/5i प्लस 4/5j, ये यूनिट वेक्टर आ गया। ये आ गया आपका ये क्या आ गया आपका यूनिट वेक्टर। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या, मुझे निकालना है बी वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/c n कैप क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो आपका बी वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर क्या क्या किया अपन ने, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया के वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर निकाला, ये बताता है यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन, तरंग संचरण की दिशा का ये इकाई सदिश है, दिशा व्यक्त करता है, वेव प्रोपोगेशन, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करके हम बी वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसको मैं यहां कर देता हूं, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/c n कैप दैट इज 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये कितना है यहाँ पर 57 समथिंग, जो कॉस में है वो पूरा लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट का, इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप। ये इतना पूरा एक्सप्रेशन में ना लिखते हुए इतना लिख रहा हूँ, यानी कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/c। मैं नया पेज भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अपन इतना पूरा एक्सप्रेशन पीछे लिखेंगे यहाँ पर अपन, ठीक है ना। तो उसको यहीं से समझो, कोशिश करो। ये अब देखो यहाँ पर ये जो c है, ये 1/c तो बाहर है, यहाँ से भी जो 57 है बाई c, जो कॉस वाला जो पूरा फैक्टर है वो बाहर लिख लो। अब इन दोनों का करेंगे अपन प्रोडक्ट, तो 3 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अपन, तो 3/5 और 4, ये दोनों आई कैप है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 4/5, एक सेकेंड इसका कर लेते हैं, एक मिनट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अलग से कर लेते हैं। ये किसमें दिया हुआ है आई कैप, ठीक है ना। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप, ये हो गया कितना 3/5, ये हो गया 4/5, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना -3, और ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया आई कैप, ये तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था 0 0 हो गया, माइनस जे कैप, ऐसे करते क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये भी 0 0 हो जाएगा। अब के में इसको छुपाएंगे, प्लस के कैप, तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -9/5 माइनस 16/5, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर देखें अपन तो ये जो ब्रैकेट है ये आ जाएगा -25/5, दैट इज -5 के कैप, कितना आ जाएगा -5 के कैप। अब यहाँ पे ऑप्शन मैच करेंगे, 57 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैच कर लो, 57 यहाँ भी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है नीचे देखो 3 × 10⁸, कॉस लिखा हुआ है, देखो कॉस लिखा हुआ है, वो पूरा फैक्टर एज इट इज लिखा हुआ है, क्रॉस के ब्रैकेट का पूरा 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 ऐसा कैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और माइनस भी लिखा हुआ है, ये रहा माइनस, और ये रहा कितना 5 के कैप, ये रहा 5 के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया। यहाँ पर अपन को सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा, तो ये आपका के वेक्टर मिला, के वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला पुट करा, बी वेक्टर बराबर 1/c n कैप क्रॉस ई वेक्टर, और आपके सामने भी क्रॉस प्रोडक्ट करके ये बी वेक्टर का आंसर निकाला गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड दे रखा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है अपने को। 48 वोल्ट पर मीटर में आयाम मान दिया है ना, किसका, विद्युत क्षेत्र का, हमको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मान बताना है। अभी हम कब से पढ़ रहे हैं, E0 बराबर B0 C, इट इज 48 ऐसा यूनिट के अंदर है, अपॉन 3 × 10⁸, डायरेक्शन तो कोई पूछी भी नहीं अपने से और ना दी है,
तो ये आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻8 बी नॉट। तो ये आपका ऑप्शन मैच कराने के लिए अपने दिया 1.6 10⁻⁻7 टेस्ला। 1.6 10⁻⁻7 टेस्ला विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स। सर्कुलर प्लेट से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया है, इज बीइंग चार्ज्ड, चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार का कुछ होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, सच दैट चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स प्लेट्स इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर ये जो यहाँ पर चार्ज है यानी कि चार्ज डेंसिटी जो है कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या बोला, वृत्ताकार प्लेटों से बने एक समांतर प्लेट संधारित्र को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समय के साथ स्थिर दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, विद्युत ये क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा होगी क्या, देखो विस्थापन धारा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स होता है ई इंटू ए। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, एरिया बाहर निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, ये बचेगा ए डी सिग्मा बाय डी टी, और ये भी क्या बोला गया है, कांस्टेंट बोला ना यहाँ पर अपने को। आवेश घनत्व स्थिर दर से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट के साथ, टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब ये जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट करंट यूनिफॉर्म है। अब आप जानते हैं कि एक सर्कुलर वायर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म करंट आई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बी सरफेस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बी आउटसाइड का फॉर्मूला होता है जहाँ पे आर इसकी रेडियस है और स्मॉल आर यहाँ से मेजर करेंगे अपन एक्सिस से ही, तो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही बोले गए ऑप्शंस कि एक नॉन जीरो एवरीवेयर, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो नॉन जीरो होगा, एंड मैक्सिमम आर इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स। क्या ये सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर जैसा बन गया, यहाँ पे विस्थापन धारा वो भी कैसी नियत है, यहाँ पे धारा भी कैसी रहती है, बोले तो यूनिफॉर्म करंट है यहाँ पर, और यहाँ भी करंट कैसा रहता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पूरे क्रॉस सेक्शन से जो करंट जाता है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने लिखा, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये भी कौन सा डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया क्या। तो इसमें ग्राफ कैसा बनता था कि सरफेस तक फील्ड बढ़ती है प्रोपोर्शनली, देखो ये प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड फील्ड ऐसे घटती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ पर होती है, सरफेस पे होती है, आर इक्वल टू आर पे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, विस्थापन धारा शून्य नहीं होगी, और जबकि और प्लेट के केंद्र से लगाकर सतह तक, बोले तो पेरीफेरी तक, सर्कमफेरेंस तक फील्ड बढ़ती रहेगी, और उसके बाद फिर फील्ड इस प्रकार से घटेगी। तो अपना जो आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। प्लेटों की परिधियों को मिलाने वाली काल्पनिक बेलनाकार सतह पर अधिकतम होगा, देखो यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगा, यहाँ तक फील्ड बढ़ते जाता है और उसके बाद फील्ड घटता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फील्ड होता है। इज दैट क्लियर। चलिए, a parallel plate capacitor has capacitance C 200 picofarad. It is connected to 230 volt AC supply with angular frequency, RMS value of conduction current. AC सोर्स से जोड़ा है तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों होंगे, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। द कंडक्शन करंट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, AC सोर्स से जोड़ा गया है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखो, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वही कंडक्शन करंट होगा, और कंडक्शन करंट हम निकाल रहे हैं और हमको RMS निकालना है, तो इट इज VRMS बाई XC, ठीक है ना। विस्थापन धारा यहाँ पर चालन धारा के बराबर होगी, विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होगी, है ना। अपने को VRMS दे रखा है, RMS मान दे रखा है, और ये अपने को संधारित्र की धारिता दे रखी है। अब निकाल लेंगे अपन, तो ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये कितना 230 है बाई XC। अब XC निकालना पड़ेगा, XC क्या होता है 1/ω C, तो 1/ω कितना है बेटा
ओमेगा कितना है 300 रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट में है। यह है, ध्यान रखना पिको फेराड में, जनरली माइक्रो फेराड अपन यूज़ करते हैं तो अपने को ध्यान नहीं रहता है, ये पिको फेराड है ना, 10⁻⁻12। तो ये जो एक्सी है ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻4, तो 4 कम हो जाएगा 8, तो इट इज़ 10⁸/6 ओम। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लिया अपन ने, धारतीय प्रतिघात निकाल लिया, तो इसको यहाँ रख देंगे अपन, तो ये ICRMS आ जाएगा कितना 10⁸ इंटू 6, तो ICRMS इज इक्वल टू 36 × 6 138 होता है ना, फिर है ना एक जीरो ऊपर भी है, ये 10 की पावर कितना हो गया -8। ठीक है, तो ICRMS इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मेरे को माइक्रो में दे रखा है, तो माइक्रो बनाने के लिए 2 जीरो को मतलब 13.8 करना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल लाना पड़ेगा, तो 13.8 के लिए 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 एम्पियर, ये एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर हो गया, तो आंसर है 13.8 माइक्रो एम्पियर। तो दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे, ठीक है ना, 13.8 माइक्रो एम्पियर, 13.8 माइक्रो एम्पियर, 13.8 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मैच, ठीक है ना, तो मैचिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्या है आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, दिस इज फेराडेस लॉ है, एंड दिस इज मैक्सवेल है। तो ए का जो हो जाएगा वो ए का एस हो जाएगा, तो ए का एस, तो बी का क्या आ रहा है देखो, बी का क्यू, सी का क्या आ रहा है पी, और डी का क्या आ रहा है आर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, the intensity at maximum in Young's double slit experiment is I naught. The distance between two slits is, the distance between two slits is d, which is 5 lambda, and this is capital D, which is 10d। ठीक है ना, ये 10d हो गया। अब आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स वो वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो अपन वो डी साइन थीटा वाला फॉर्मूला जो अप्रोक्सीमेशन होता है ना, डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होता है ना, फिर साइन थीटा को अपन टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना, टेन थीटा लिख देंगे और फिर इसको xn/d लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसा अपन करते हैं n/d जो भी है। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेशन मान ले सकते थे अपन, लेकिन यहाँ पर कंपेरेबल वेवलेंथ है तो एग्जैक्टली मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, अब मुझे कहाँ पर बोला गया है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। देखो क्या बोला गया है, आपको उच्चिष्ट की तीव्रता दी रखी है, ठीक है, और आपको d बराबर 5 लैम्डा दिया हुआ है। आपको बोला गया है किसी एक झिरी के सामने, ठीक है, एक झिरी के सामने बताना आपको, ये यहाँ पर, ठीक है, तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम तीव्रता I0 है, तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, तो ये वाली लेंथ जो हो जाएगी √d² प्लस d² हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी d, तो ये S1 है P और ये S2 है। हम कैसे निकालते थे, S1P माइनस S2P आपका पार्ट डिफरेंस होता था, और ये पार्ट डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स बोल देंगे, पार्ट डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका d² प्लस d² की पावर 1/2 की पावर 1/2 माइनस d। ठीक है ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने d² कॉमन निकाला, 1 प्लस d² होल टू द पावर 1/2 माइनस d, मैंने पावर के अंदर ही कॉमन निकाला अभी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, पावर अलग अलग कर देंगे तो इट इज d 1 प्लस, अभी देखो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा है 1 से, तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 d² माइनस d, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ले लिया, d का गुणा कर देंगे, d माइनस d का गुणा करते d कट जाएगा, तो इट इज़ d²/2d माइनस d, ये से ये कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये प्लस था, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा d² अपॉन 2d,
डी की वैल्यू दे रखी है 5 लेमडा, तो इट इज़ 25 लेमडा स्क्वायर बाई 2 इंटू डी। डी को दे रखा है 10 डी और डी हो गया फिर से 5 लेमडा, ठीक है ना। तो 5 से 5 को सॉरी लेमडा से लेमडा को उड़ा देंगे, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया लेमडा बाई 4। नाउ जो पार्ट डिफरेंस अपॉन लेमडा इज इक्वल टू फेस डिफरेंस अपॉन 2 पाई होता है, तो मुझे फेस डिफरेंस निकालना है दोनों वेव्स की। तो ये हो गया लेमडा बाई 4 बाई लेमडा इंटू 2 पाई, ये यहाँ चले गया, तो ये हो गया पाई बाई 2। कितना आ गया? पाई बाई 2। अब आपके पास फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का 4i कॉस स्क्वायर 5/2। अब मैक्सिमम को क्या बोला गया है? आई नोट बोला गया है, ये मैक्सिमम होता है, तो इसको बोला गया आई नोट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का डिवाइड में 2 करेंगे तो पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई नोट बाई 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। स्टेटमेंट दिए हुए मैच करना है 1 और 2 कॉलम में, ठीक है ना, एक्सप्रेशन से। इन ईएम वेव द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्या ये पॉइंटिंग वेक्टर है? क्या इसी को पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं? तो पॉइंटिंग वेक्टर इज ई वेक्टर, ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट, ये पॉइंटिंग वेक्टर है। तो अगर इनका दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वो sin 90 डिग्री हो जाएगा बाई म्यू नॉट। तो आप देखेंगे, क्या आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है बी सी। तो ये वाला दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो मैंने E को लिख दिया बी सी, तो बी स्क्वायर सी बाई म्यू नॉट। तो ये वाला आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। तो ए का एस 2 जगह पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये पहले पार्ट का तो आंसर हो गया, ये ए वाला यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। नाउ एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे भी सेम ही दिख रहा है, पर ठीक है चलो कर ही लेता हूँ मैं। एवरेज डेंसिटी मुझे वैसे सी सॉल्व करना चाहिए, पर मुझे पूरा एक्सप्लेन करना आपको। तो एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वह हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में भी वही होती है, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये इंस्टेंटेनियस यहाँ पर फील्ड है, तो ये अभी एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसमें साइन आता है, साइन का स्क्वायर हाफ हो जाएगा, तो एक हाफ और आ जाता है, तो इट इज ई नॉट स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के एवरेज में भी आ जाता है 1/4 ई नॉट स्क्वायर, 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये आ गया। यह 1/2 एक्स्ट्रा क्यों आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है साइनसोइडल होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी साइनसोइडल होती है, तो उनका एवरेज निकालेंगे देखा 4 आ जाता है, 1/2 के साथ 1/2 और आ जाएगा, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को बोला एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ना मैग्नेटिक फील्ड बोला है, तो टोटल बोला है, तो टोटल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो कहीं अभी दिख नहीं रहा है, पूरा की पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, तो 1/4 1/4 1/2, तो 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा, तो बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये टोटल आ गया। तो इट इज यू टोटल इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट। अब हमको पता है कि अभी मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल अभी अभी मैच हो रहा है, तो अभी यहीं पर अपन रुक जाएंगे, यहीं पे मैच हो रहा है, तो ये बी का तो पी आ गया, ये बी का आ गया, ये मैच हो गया। तो आपको समझ में आया क्या होगा ये, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन प्रेशर ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन द ईएम वेव इज इंसिडेंट ऑन इट। अब यहाँ पर हम पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज निकालते हैं, और पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज ही क्या कहलाती है? इंटेंसिटी। तो इसका एवरेज क्या होता है? तो इसका एवरेज होता है ई नॉट बी नॉट
बाई 2 म्यू नॉट, दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज। यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस थी, ठीक है, एवरेज निकालेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे पीक वैल्यूज आ जाएगी, एम्पलीट्यूड वैल्यूज, ठीक है ना। और यही आपकी इंटेंसिटी है, जैसा आपने देखा होगा इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर सी, इसको सॉल्व करने पे यही मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, पुट करना पड़ेगा बी नॉट को ई नॉट सी, देखो ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और म्यू नॉट को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो आपको पता ही है सी इक्वल टू क्या होता है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो ये 2 अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2I/c जो होता है वह कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, है ना, ई नॉट स्क्वायर सी, ये आपका रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, आपको याद आ रहा होगा 2I/c। अब ये वाला तो ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये रेडिएशन प्रेशर आ गया परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है ना। तो ई नॉट को लिख देंगे बी नॉट सी, ई इक्वल टू बी सी होता है। तो एक काम करो, ऐसे मत करो, एक ई नॉट लिख लो और अगले ई नॉट सी को ई नॉट, समझ में आ रहा है क्या, ई नॉट को ई नॉट लिख दिया और अगले ई नॉट को लिख दिया बी नॉट सी, ठीक है ना। तो देखो आंसर आ रहा है क्या, 2I/c, सी तो नीचे चले गया था ना, सी क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर से देखो सी तो नीचे चले गया था, 2I/c, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपना आंसर जो है बी नॉट के टर्म में है, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट तो एक रखना ही है मेरे को, और अगले ई नॉट को बी नॉट सी कर देना है, अगले ई नॉट को क्या कर देना है, बी नॉट सी कर देना। एक काम करो, यहाँ पर ये वाला आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं। क्या अभी 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 अपन ने देखा है बेटा कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या इसको 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट सी भी तो लिख सकता हूँ, इससे जल्दी आंसर मैच होगा, ठीक है ना। क्योंकि म्यू नॉट के फॉर्म में यहाँ पर जो आंसर आएगा वो एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आएगा, एप्सिलॉन नॉट कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो मैंने इसको हाफ, ये जो था आपका ई नॉट और एप्सिलॉन के टर्म में था, अब मैंने उसको बी नॉट बाई म्यू नॉट के टर्म में कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हाफ म्यू नॉट बी नॉट, अगला बी नॉट सी, और बी नॉट सी जो बन जाएगा वो ई नॉट बन जाएगा, तो जो आई है आपका वो हो जाएगा बी नॉट ई नॉट बाई, ठीक है ना, देखो क्या हो जाएगा, बी नॉट ई नॉट बाई 2 म्यू नॉट, बी नॉट ई नॉट बाई 2 म्यू नॉट। मुझे क्या निकालना है, रेडिएशन प्रेशर, तो रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा 2I/c, 2I/c, तो इट इज 2/c, आई की वैल्यू पुट कर देंगे बी नॉट ई नॉट बाई 2 म्यू नॉट। पहले मैं डायरेक्ट करने की सोच रहा था पर वो ऑप्शनल के फॉर्म में आ रहा था, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो इट इज बाई म्यू नॉट सी विल बी द राइट आंसर। तो ये क्यू हो जाएगा, तो ये क्यू हो रहा है, ठीक है ना, ये सी का हो जाएगा। समझे, फिर से देखो यार, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये है, इंटेंसिटी का ये यहीं से भी कर सकते थे इसको, ये यहाँ से भी कर सकते थे, ये इंटेंसिटी ही है। देखो आप, फिर से बता देता हूँ मैं, 2 ऊपर चले जाएगा, एस एवरेज हो जाएगा, तो इट इज ई नॉट बी नॉट बाई 2 म्यू नॉट, दोनों तरफ सी का भाग दे दो, तो ये आपका रेडिएशन प्रेशर हो गया आरपी। देखो ई नॉट बी नॉट बाई, ए नॉट बी नॉट बाई, ये 2 तो चले गया ना ऊपर, फिर 2 क्यों लिखा, ये 2 ऊपर चले गया। फिर से देखो, ये देखो यहाँ से करो इसको, ये 2 ऊपर चले गया तो फिर 2 यहाँ से हट गया, ठीक है, बाई दोनों तरफ से कर दिया, तो यही होता है इंटेंसिटी, 2 है ना, पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज डिवाइडेड बाई सी इज अ रेडिएशन प्रेशर, ई नॉट बी नॉट बाई म्यू नॉट सी। मेरे को लग रहा समझ में आ गया आपको, मैंने इंटेंसिटी से भी करके दिखा दिया आपको, नीचे वाले फॉर्मूले से भी करके दिखा दिया, इस फॉर्मूले से भी वही आंसर आएगा और इससे भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर। देखो फिर से यहाँ पर देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आंसर नहीं है, तो हमने चेंज कर दिया इसको, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है। फिर बी नॉट को अलग अलग कर दिया, एक बी नॉट सी को ई नॉट लिख दिया, आपका आंसर मैच कर गया। देखो
ठीक है, फिर 2 को उधर ले गए, 2 को उधर ले गए, दोनों तरफ सी का भाग दे दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बोला एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब आपको पता है एब्जॉर्बिंग सरफेस के अंदर जो रेडिएशन प्रेशर होता है, रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो I/C होता है, तो एक 2 का फैक्टर वहाँ पर नहीं आएगा, तो वो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 था ना, वो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो फिर 2 बचा रह जाएगा, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर सेकेंड वाला आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा का प्रवाह का दर ये होता है। ठीक है ना, तो ये अपन ने ऑप्शन मैच करवा दिया। हिंदी इंग्लिश में सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अपने को फिर निकालना था औसत घनत्व। ठीक है, वो भी हमने आपके सामने निकाला है। ठीक है, पूर्णतया परावर्तक बोला है, तो परावर्तक पूर्णतः परावर्तन में जो दाब होता है, विकिरण दाब होता है, वो 2I/C होता है। कितना होता है? 2I/C, ये रहा। और अगर वह अवशोषित सतह हो जाती है तो वह हो जाता I/C, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखेंगे, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिक स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस T as shown in figure. The emergent ray is parallel to the incident ray but displaced sideways. लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहां से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये I है, ये R है, तो ये वाला I-R होगा। ठीक है, ये हो गया D डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B। तो इस ट्राइंगल से देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये लाइट रे ऐसे आई, बैंड हो गई और फिर पैरेलल चली गई। ठीक है, तो ये जो था इनिशियल डायरेक्शन ये था, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला मैंने, इसी को D बोला, ये I था, ये आपका R हो गया, तो ये वाला एंगल जो है वो I-R है, तो साइन I-R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर D अपॉन हाइपोटेनियस AB। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगले में देखो, यहाँ पर ये थिकनेस T दे रखी है, तो ये वाला T होगा, तो यहाँ से मैं cos R निकालता हूँ। cos R के लिए ये बेस हो जाएगा T, ये T अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AB। तो AB की वैल्यू निकाल ली अपन ने T/cos R। ठीक है, अपन ने पार्श्व विस्थापन निकालना है। क्या निकालना अपने को? पार्श्व विस्थापन। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो क्या हुआ? देखो, ये I था तो ये पूरा I होगा, ये R है तो I-R है, D है, तो ये हाइपोटेनियस के टर्म में मैंने साइन I-R निकाल लिया। कितना हाइपोटेनियस कितना है? ठीक है ना, AB मान लिया, और वहीं cos R को भी हाइपोटेनियस के टर्म में मैंने, मतलब मुझे AB की वैल्यू चाहिए थी, मैंने कैसे भी करके AB की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे AB को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो साइन I-R इज इक्वल टू D अपॉन AB। ठीक है ना, एक मिनट और देख लो यहाँ पर क्या हो गया, cos R, तो AB इज इक्वल टू, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, साइन I-R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB इक्वल टू T/cos R। ठीक है ना, तो मुझे निकालना है D इज इक्वल टू वॉट? AB इंटू साइन I-R, D इज इक्वल टू AB इंटू साइन I-R, D इज इक्वल टू AB कितना है? T/cos R, T/cos R साइन I-R। अब यहां पर देखो, स्मॉल एंगल पे हम साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं रेडियन में, और कॉस थीटा को अपन अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देते हैं। तो स्मॉल एंगल पे ये 1 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू T रहेगा, और साइन थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? I-R। अब हम अंदर से I कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 - R/I, तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, IT 1 - R/I। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं बेटा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड अ पीस ऑफ यहां पर अपन ने अ पीस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 थिकनेस T को रख दिया यहां पर, तो जो फ्रिंज पैटर्न है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इफ द फ्रिंजेस आर डिस्प्लेस टू 30 फ्रिंज बिट्स फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, फाइंड द थिकनेस ऑफ प्लेट। उसने बोल दिया है 30 फ्रिंज चौड़ाई विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, के बराबर विस्थापन हो जाएगा। तो हमको पता है फ्रिंज शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है, μ-1 T β/λ, ये फॉर्मूला होता है। फ्रिंज शिफ्ट कितना हो गया?
एक फ्रिंज विड्थ कितना होता है बीटा, तो 30 फ्रिंज विड्थ, तो कितना हो गया टोटल 30 बीटा, म्यू माइनस 1, तो इट इज 1.5 माइनस 1 इंटू टी बीटा बाई लेमडा, तो बीटा से बीटा कट गया, लेमडा यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये डेसिमल ऊपर चले, ये 1/2 है, ऊपर जाएगा ये, तो ये 60 हो जाएगा, 60 और 6 360 इंटू 10⁻⁻7, तो ये 36 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ जाएगा। क्या इसको मैं माइक्रोमीटर लिख दूंगा, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। A rod of length lies along a principal axis of concave mirror focal length 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश इस तरह रखी है कि ध्रुव के निकट इसका सिरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। पहले तो अपन मिरर बना लेंगे, दर्पण बना लेंगे, ये वाला दर्पण है। ठीक है, छड़ इस प्रकार रखी है और जो निकटतम वाला सिरा है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इसकी फोकल लेंथ जो है वो दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर, तो बेटा ये 20 मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमको पता है इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहीं की यहीं बन जाएगी, इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहीं की यहीं बन जाएगी। ये जो ए है, इस ए की इमेज तो यहाँ बन जाएगी, ये बी की इमेज मुझे पता नहीं है, तो बी की इमेज पता नहीं है मेरे को, बी की इमेज कहीं इधर बनेगी। तो बी के लिए मैं देखता हूँ, तो मिरर फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f 1/v प्लस 1/, साइन कन्वेंशन रखते हुए ये 20 है और ये 10 है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल 30 सेंटीमीटर हो गया। एंड भी तो -30, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी इस मिरर की, कितनी दे रखी है -10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, तो एलसीएम विल बी 30, 1 - 3, तो v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, तो ये 20 है तो -15 यहाँ पर कहीं पर होगा, इस प्रकार की इमेज बन जाएगी। तो ये हो गया -15, बोले तो 15, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 15 माइनस डायरेक्शन बता रहा है किधर बन रही है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, द लेंथ ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, आपके सामने सूत्र लगाया मिरर का, दर्पण सूत्र, ठीक है ना। चलिए, when an object is kept at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, the image is formed at 10 centimeter. If the object is moved with the speed 9 meter per second, the speed with which the image moves. किसी वस्तु का अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु का वेग दे रखा, चाल दे रखा, तो प्रतिबिंब की गति बताना है, चाल बताना है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे बतानी है। अब यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, v/u दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट का रखा गया है, वस्तु का रखिए 30 सेंटीमीटर पे, प्रतिबिंब 10 पे बन रहा है, तो 10/30 का वर्ग और ये 9 है। ठीक है, तो ये से कट जाएगा, 1/9 गुना 9। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखूं, स्पीड देखना है चूंकि मेरे को, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये 9 से 9 कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अ कॉन्केव लेंस ऑफ रेडाई ऑफ कर्वेचर 20 and 30 रेस्पेक्टिवली सिल्वर्ड विद द स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो क्या बोला गया है, यह कॉन्वेक्स लेंस है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और इधर से इसको रजतित कर दिया गया है, वही लिखा है ऐसा, छोटी वक्र चांदी की कलाई, मतलब रजतित कर दिया। ठीक है, छोटी सतह को 20 सेंटीमीटर वाली को। देन इट विल बिहेव एज, अब ये कैसे बिहेव करेगा, तो अपने को पहले पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर होता है 2 इंटू लेंस का पावर प्लस मिरर का पावर, क्योंकि 2 बार रिफ्लेक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो लेंस का पावर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, लेंस का पावर इज इक्वल टू 1/, लेंस की फोकल लेंथ विच इज म्यू -1, तो 1.5 - 1 1/+30
1 बाई माइनस ऑफ 1 बाई, क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेंस मेकर, क्या होता है 1 अपन फोकल लेंथ बराबर म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और इसके अंदर मैं साइन कन्वेंशन रख रहा हूँ रेडियस में यहाँ पर +30, इधर सेंटर होगा -20, ये -20। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 इंटू, ये प्लस हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो PL इज इक्वल टू 1 अपॉन FL इज इक्वल टू, ये 1/2 120 हो जाएगा। ठीक है ना, एक काम करो 5 से काट दो इसको, 12 12 1/24, तो सेंटीमीटर इनवर्स में पावर आ गया। पावर किस में आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स में। मीटर इनवर्स होता तो मैं डायोप्टर बोल देता, लेकिन अभी सेंटीमीटर इनवर्स में रहने दो, ये पावर आ गया। देखो सही है, 5 से 60 काट दिया 12, और ये 1/2 था 1/24। ठीक है ना, अब मिरर की फोकल लेंथ, तो मिरर का पावर जो होता है वो -1 अपॉन मिरर की फोकल लेंथ होता है। मिरर की फोकल लेंथ होता है R/2, तो 2/R हो जाएगा, और इसमें भी साइन कन्वेंशन R में रखना पड़ेगा क्योंकि इसका सेंटर इधर है, तो इट इज -20, तो इट इज 1/10 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका पावर आ गया। ठीक है ना, तो टोटल पावर इज इक्वल टू 2 इंटू 24, तो वो 1/12 हो जाएगा, प्लस ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 + 12/120, तो पावर इज इक्वल टू 22/120 सेंटीमीटर इनवर्स। अब फोकल लेंथ निकालेंगे, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर, इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला -1/p होता है, तो उल्टा करेंगे तो 120/22 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव में, है ना। सिल्वरिंग में हमेशा फोकल लेंथ जो होती है -1/p होती है, क्योंकि है ना अर्डेन वो मिरर जैसे ही काम करता है, तो माइनस होता है। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ हो जाएगी -60/11 सेंटीमीटर। नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से मिरर की होती है, कॉनकेव की, तो कॉनकेव वाला आंसर हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर विथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 60/11, समतुल्य फोकस दूरी 60/11 अवतल दर्पण। ठीक है ना, चलो रेडाई ऑफ सरफेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, है ना, अपने को उभयोत्तल लेंस के पृष्ठ की वक्रता दे रखी है तथा फोकस दूरी दे रखी है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा इस प्रकार का है। ये R1 है, ये R2 है, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं। ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 -1/R2, जैसे अभी अपन ने उपयोग में लाए थे इसको। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू, है ना, फोकल लेंथ दे रखी है अपने को, इसकी फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव ही रहती है, तो इट इज 1/20 म्यू -1 1/+20 -1/-40, साइन कन्वेंशन रख रहा हूँ, 1/20 म्यू -1, एलसीएम इज 40, 2 3, ये से कट गया 2 बार, तो म्यू -1 बराबर 2/3, म्यू इज इक्वल टू 2/3 + 1, तो इट बिकम्स 5/3, इट विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, अपने को फोकस दूरी भी दे रखी थी, है ना, और अपने को त्रिज्या भी दे रखी थी, तो हमने सूत्र में पुट करा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स लाइट फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है ना, स्फेरिकल ग्लास सरफेस से कितनी दूरी पर है वो, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अपने को इमेज बतानी है पोजीशन की। अब कौन सी इमेज बतानी है, नहीं बोला तो अपन पहली इमेज ही बताएंगे। ठीक है, इसकी जस्ट बाद वाली इमेज हम बताएंगे। ठीक है, ऐसा तो बोला नहीं उसने 2 रिफ्लेक्शन के बाद दिया, इस ऑब्जेक्ट की क्या इमेज है, क्योंकि अगली इमेज तो अगली इमेज की इमेज होगी। ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इमेज जो है वो बतानी है। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पर ये कहाँ पर है ना, है ना, बाहर एयर है और ये ग्लास है, तो हम लगा देंगे क्या फॉर्मूला लगा देंगे अपन रिफ्रैक्शन वाला। ठीक है ना, तो ये होता है a म्यू जी बाई वी -1/u बराबर a म्यू जी -1/r। a म्यू जी इज 1.5/v
-1/-50, साइन कन्वेंशन पुट कर रहा हूँ, 1.5 - 1, इसका सेंटर इधर ही होगा, तो इट इज़ +10। 1.5/v इज इक्वल टू, इट इज 0.5, 0.5/10, ये प्लस होगा माइनस हो जाएगा 50, 1.5/v, एलसीएम इज 50, ऊपर हो जाएगा 2.5, -1 हो जाएगा 1.5, 1.5 से 1.5 कट गया, v बराबर 50 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इसकी डायरेक्ट इमेज सेकेंड वाली, मतलब इसके जस्ट इसकी इमेज जब बनेगी ये ये बतानी थी अपने को। अब इस ये भी इमेज बनाएगा, लेकिन अपने को वो नहीं बतानी, अपने को डायरेक्ट वाली बतानी, फर्स्ट वाली, ठीक है। नाउ देखते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर मेड ऑफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर, चेंज इन फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ अभी तो 0.2 दे रखी है, अब उसको डुबा देंगे अपन क्या वाटर में, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 1 फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू, सराउंडिंग में क्या है वाटर, तो रिलेटिव आ जाएगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 -1/r2। अब ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो जो दे रखा है ना ऊपर अपने को, उससे अपन r1 r2 निकालते हैं। 1 फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू a म्यू जी -1, 1/r1 -1/r2, ठीक है। अपने को वायु में जो दे रखी है वो 0.2 है, और अपने को पानी में डुबाया जाता है तो निकालना है, तो इस 0.2 का उपयोग करके ये 0.2 प्लस ये 1.5 है, 1.5 - 1 इज 0.5, 1/r1 -1/r2 निकाल लेते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये देखो 1/2, 2 यहाँ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 1/r1 -1/r2, ये इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली जो कि ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर। 1 फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू, it is mu g by mu w, mu g by mu w, that is mu g is this 1.33 -1 and it is 10, ये क्या हो जाएगा 10, तो 1 फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना आप, ठीक है, तो ये सॉल्व आप करना, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर विल बी 0.78 मीटर, किस में आएगा ये, मीटर में ये इतना आएगा, ठीक है ना। देखो ये भी मीटर में ही था, ये भी किस में था, मीटर में ही था, यहाँ पर क्या पुट करा मैंने, मीटर में, तो ये वाला मामला भी एसआई यूनिट में आ गया, ये भी एसआई में था तो ये भी किस में आया, समझ रहे हो मेरी बात, ये भी एसआई में था तो ये भी एसआई में आया, ये एसआई में यहाँ पुट करा, ठीक है, ये तो यूनिट लेस ही होता है, तो ये आपको मीटर में आया, एसआई यूनिट में आया। तो चेंज इन फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर 0.78 माइनस 0.2, इट विल बी 0.58 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द्विउत्तल लेंस की क्षमता दे रखी है 10 डायोप्टर, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता इतनी है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है, ठीक है ना। पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है ना, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू -1, एयर में ही होगा तो म्यू लिख दिया, 1/r1 -1/r2, ये रहा कॉन्वेक्स, ठीक है, ये r1 है और ये r2 है, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं अपन, कुछ गलती होगी तो मालूम पड़ जाएगा, म्यू -1 1/+10 -1/-10 1/f इज इक्वल टू, है ना, म्यू -1 1/10 1/10 2/10 1/10 1/10 2/10 म्यू -1 इट इज़ 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा पावर, पावर होता है 10 डायोप्टर, किस में आया था, मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो 10/100 हो जाएगा ये, चलो रहने दो इसको भी ऐसे ही, ये आपका आ गया, ये आपका फोकल लेंथ आ गया, 1 फोकल लेंथ आ गया, ठीक है ना। ये तक रुको अभी इसको, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या, 1/10 1/10 इट इज़
2/10, ठीक है, 1/5 हो गया। चलो अब यहाँ पर अपने को बोला गया है पावर दिया हुआ 10 डायोप्टर मीटर इनवर्स में होता है, तो है ना, तो मीटर को नीचे लिख दिया अपन ने, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, तो ये से ये कट गया, तो पावर इज इक्वल टू हो गया 1/10 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और पावर ही 1/4 फोकल लेंथ होता है, तो 1/4 फोकल लेंथ की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/2, ठीक है ना, 5 से 10 काट देंगे, तो इट इज 1/2 बराबर म्यू माइनस 1, म्यू इज इक्वल टू 3/2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, when an object is placed 40 centimeter from a diverging lens, its virtual image is formed 20 centimeter from the lens, the focal length and power of the lens are, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है, an object is placed 40 centimeter from diverging lens, ठीक है, its virtual image is formed, वर्चुअल मतलब इधर ही बनेगी 20 सेंटीमीटर पे, द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस आर, तो 1/v प्लस सॉरी लेंस फॉर्मूला माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, कॉन्वर्जिंग बना दिया मैंने, डाइवर्जिंग लेंस था, कैसा लेंस है डाइवर्जिंग, तो कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है ना, यहाँ तो बना, अरे चलो ठीक है, 1/, इधर ही ऑब्जेक्ट इधर ही इमेज है, तो 1/-20 माइनस 1/-40 साइन कन्वेंशन 1/ फोकल लेंथ, ठीक है ना, तो -1/20 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, एलसीएम इज 40, इट इज 2 + 1, तो 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -1/40, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, तो 100/40, 2.5 माइनस का, ठीक है ना, तो इट इज -40 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 2.5 डायोप्टर, राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टू आइडेंटिकल ग्लास म्यूजी बराबर 3/2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f बराबर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद दिस, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, उनके बीच में जो गैप है उसमें पानी भर दिया है, ये, ठीक है ना, तो अपने को कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, तो और दोनों आइडेंटिकल है, तो ये रेडियस भी आर, ये रेडियस भी आर, ये रेडियस भी आर, तो ये रेडियस भी आर है, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं कि इसकी फोकल लेंथ तो एफ है प्लस एफ, इसकी फोकल लेंथ तो प्लस एफ है, इसकी फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो 1/f' इज इक्वल टू म्यू -1, दैट इज 4/3 -1 पानी भरा हुआ है, 1/-r है ना, ये -r होगा, इधर का +r होगा, तो ये माइनस का फॉर्मूला है, माइनस फॉर्मूले का है, 1/f' इज इक्वल टू 1/3 -2/r, ठीक है ना, तो 1/f' इज इक्वल टू -2/3r, -2/3r, ठीक है, और अपन इसके लिए फॉर्मूला लगा देते, तो अपन r भी निकाल ही लेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 3/2 - 1, 1/+ r -1/- r, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1 2 r, तो 1/f इज इक्वल टू 1/r, तो f इज इक्वल टू r, तो -2/3f हो गई, r की वैल्यू f आ रही है, तो 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 1/f इज इक्वल टू, इट इज 1/f, इट इज 1/f एंड इट इज -2/3f, तो है ना, एलसीएम इज 3f, 3 + 3 -2, 1/f इज इक्वल टू 4/3f,
तो f इज इक्वल टू 3f/4, ये आंसर आ जाएगा। फोकस दूरी एफ के दो समरूप कांच के समान उत्तल संपर्क में रखा गया है, दोनों लेंसों के मध्य पानी भर दिया गया है, तो पूरे संयोजन की मुझे फोकस दूरी निकालनी थी। इस प्रकार निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। फॉर ए ग्लास प्रिज्म म्यू बराबर √3 दे रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। न्यूनतम विचलन का कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, तो प्रिज्म का कोण बताना है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये फॉर्मूला है आपका। बोलो है क्या फॉर्मूला? तो ये कितना है, √3 इज इक्वल टू, अब ये क्या है, a है तो 2a/, तो इट इज a साइन a/2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन a/2 कॉस a/2 बाई साइन a/2, ए से कट जाएगा, तो ये 2 नीचे चल जाएगा, √3/2 बराबर कॉस a/2, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, तो a/2 इज इक्वल टू 30, तो a विल नाउ बिकम 60, तो 60 डिग्री राइट आंसर, ये राइट आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा है, समबाहु प्रिज्म है, अपवर्तनांक दे रखा 1.5, ठीक है। इस प्रकार गुजरती है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, I इज इक्वल टू E, और निर्गत कोण 3/4 मान के बराबर है प्रिज्म कोण के। बोला आया समझ में? तो विचलन कोण होगा, तो विचलन कोण होता है I प्लस E माइनस A, I और E बराबर है 3/4, A 3/4 है, तो ये हो गया 2 इंटू 3/4 है, 3/4 है, 3/4, 2 इंटू 3/4 माइनस A, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3/2 है माइनस A, इट इज a/2, और A 60 दे रखा, तो आंसर कितना आ गया 30। 60 दे रखा मतलब इक्विलेटर दे रखा ना, तो विचलन कोण आ गया 30, डेविएशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है ना, ठीक है ना। A ray of light is incident 60 degree on one face of prism of angle 30. An emergent ray makes 30 degree with the incident ray. इंसिडेंट रे से इमरजेंट रे का एंगल, इंसिडेंट रे से इमरजेंट रे का एंगल क्या, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा 30 डिग्री, ये दे रखा आपको 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा आपको A इज इक्वल टू 30 डिग्री। हिंदी में पढ़ लो, प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण के प्रिज्म, कोण का प्रिज्म का कोण 30 है, एक पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित I बराबर 60 दे रखा है, निर्गत और आपतित किरण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो डेल्टा दे रखा आपको, यानी कि विचलन कोण दे रखा 30, तो अपने को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, बढ़िया है। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A, ये 30 है, ये 60 है, प्लस E माइनस 30, 30 और 30 60, 60 प्लस E बराबर 0, और अगर E 0 है तो यहाँ पे नॉर्मल होता है, तो R2 भी 0 होगा, ये E है, तो ये लाइट कैसे निकल जाएगी, देखो ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, ऐसे, ये नॉर्मली चली गई, R2 भी 0 और ये नॉर्मली है, तो E भी 0, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमको पता है R1 प्लस R2 क्या होता है, A, अगर E 0 है तो R2 भी 0 होगा, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर स्नेल्स लगाएंगे, अगर ये एंगल 0 तो ये भी 0 होगा, तो अगर ये 0 है तो R1 होगा A के बराबर, और A दे रखा है कितना 30, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, ये कितना है 60 और ये कितना है 30, ये R1 है, ये तो स्नेल्स लगा देंगे, साइन I बाई साइन R1 बराबर म्यू, तो इट इज साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2 बराबर म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू √3 1.732, ये आंसर आ जाएगा 1.732, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज आर दिस एंड दिस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई लेंस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये दे रखा है यू नॉट, ठीक है। ये आ जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा यू ई, ठीक है ना। तो ये दे रख ये पूछिए अपने से, लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं इसको अपन, ठीक है, नली की लंबाई यानी कि डिस्टेंस, है ना। तो अपने को यू नॉट दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर, एफ नॉट और एफ वी दे रखी है अपने को। तो ये अपने को दे रखी है। फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे अपने को चाहिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 1/, ये तो लेंस का ही सवाल हो गया, 1/, लेंस ऑब्जेक्टिव के लिए अपन सॉल्व कर लेते हैं, अभिरक्षक के लिए अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 1/वी नॉट माइनस 1/यू नॉट बराबर 1/एफ नॉट, 1/वी नॉट माइनस 1/-2 सेंटीमीटर बराबर 1/1.5 सेंटीमीटर, 1/वी नॉट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/2, एलसीएम हो जाएगा 6, 4 माइनस 3, एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 के लिए 4 चाहिए और यहाँ 3 चाहिए। तो वी नॉट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, सब सही है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। अब आई पीस के लिए लगा देंगे। आई पीस के लिए तो यूई का फॉर्मूला हमको याद ही है, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए था, 25 सेंटीमीटर पे चाहिए था। तो यूई हो जाएगा 25 इंटू एफ ई 6.25, 25 प्लस 6.25, 25 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 6.25 कॉमन निकाल लेते हैं। 6.25 में 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये से निपट गया। 25/5, 5 सेंटीमीटर, 6 और 5 11, ये 11 आ जाएगा, ये 6 और ये 5 11 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक की लेंस की फोकस दूरी दे रखी है और नेत्रिका लेंस की फोकल दूरी हमको दे रखी है, ट्यूब लेंथ दे रखी है। अपने को मैग्नीफिकेशन बताना है। देखो जब भी ट्यूब लेंथ दे रखे और मैग्नीफिकेशन पूछे और ऑप्शन से दूर दूर पाया जाए तो एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है हमारे पास, और कुछ नहीं बोला तो क्या इमेज बनाएंगे यहाँ पर, तो L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। इज दैट क्लियर? सॉरी, ये तो इन्फिनिट पे बनाना है, मुझे कहाँ पे बनाना है, मुझे कहाँ पे बनाना, अनंत पे बनाना है, तो इट इज डी बाई एफ ई। ये तो 1 प्लस डी बाई एफ ई किस में होता है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए होता है। तो ये कितना दे रखा आपने को, ट्यूब के लेंथ देते तो ये फॉर्मूला लगा देना है अप्रोक्सीमेट वाला, 20 डिवाइडेड बाई 1, 25/2, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 250। इज दैट क्लियर? ऑप्शन दूर दूर से इससे निकाल सकते हैं। ये क्या फॉर्मूला है, अरे भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पर है, जस्ट फोकस के पास में रखते हैं, तो जो वी नॉट होता है वो लगभग एफ नॉट ही हो जाता है, और इमेज यहाँ बनती है तो लगभग वो लेंथ ऑफ ट्यूब भी हो जाती है। तो आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। कहाँ पर इमेज बनाने के लिए, इन्फिनिट पे इमेज बनाने के लिए। तो वी नॉट लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा क्योंकि इमेज तो बनना है दोनों के बीच में ही है, और वी नॉट हो गया। तो यहाँ पर वी नॉट को एल लिख दिया और यू नॉट को एफ नॉट लिख दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स थे यहाँ पर, है ना, कोई फ्रैक्शन में कोई डेसिमल में नहीं है। ये फॉर्मूला लगाओ, बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। When a telescope in a normal adjustment, the distance of objective from the eyepiece is 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब इन्फाइनाइट पे कितना, 24, द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर, क्या बतानी है अपने को, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज बतानी है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो दूरी है, अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी क्या ट्यूब लेंथ होती है,
और इमेज का चाहिए नॉर्मल इनफाइनाइट पे चाहिए, तो यह होती है एफ नॉट प्लस एफ ई। देखो ठीक है ना, तो ऐसे दूर से रे आती है, कहाँ पे इमेज बनाती है, फोकस पे, ठीक है। ये एफ नॉट हो गया और मुझे नॉर्मल एडजस्टमेंट में चाहिए, तो ये यू ई जो बन जाएगा वो एफ ई बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो क्या बन जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ ट्यूब जो बन जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई बन जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो गया यहाँ पर, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये हो गया एफ नॉट बाई एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन कितना होता है, एफ नॉट अपॉन एफ ई, कितना दे रखा 24, एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट इज इक्वल टू 24 एफ ई। यहाँ पर एफ नॉट को 24 एफ ई रखा तो एफ ई कितना हो गया 25, 25 एफ ई बराबर कितना हो गया 100। तो एफ ई आ गया 4 सेंटीमीटर और ये अगर 4 आ गया तो ये 96, एफ नॉट आ गया 96। देखो आराम से, लेंथ ऑफ ट्यूब 100 दे रखी है, एफ नॉट प्लस एफ ई होता है, ठीक है। 24 दे रखा है एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो एफ नॉट कितना होगा 24 एफ ई, या 24 एफ ई रखा तो 25 एफ ई, एफ ई बाय एफ ई हो गया 100/25, तो ये 4 आ गया, 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 96 आ गया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। सामान्य समायोजन के अंदर हम अनंत पे ही अंतिम प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 50 एंड 5, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मुझे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताना है, यानी कि कहाँ पे बनाना है मेरे को, मुझे 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 न्यूनतम दूरी पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे डी पे इमेज बनाना है। तो एल डी बराबर, आपने अभी देखा एफ नॉट तो रहेगा ही रहेगा। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट में अपने देखा था कि यहाँ पर अपने एफ ई लिखा था, यू ई को ही तो हमने एफ ई लिखा था, और यू ई को अभी हमने क्या लिख सकते हैं, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई लिख सकते हैं। तो इट इज 50, 25 इंटू 5 30, 5 6 6 पचम 30, 300 प्लस 25/6, 325/6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। स्मॉल टेलीस्कोप है ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल, अभिदर्शक की फोकस दूरी हमने को दे रखी है और नेत्रिका की भी दे रखी है 5। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, निकालना क्या मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर ये होता है फॉर्मूला एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, एफ नॉट इज 140/5, 15/25, इट इज 28 इंटू 1/5, तो 6/5, 6/5 जो है वो 1.2 होगा, 28 बन जाए 28 और 28 में 0.2 को करेंगे तो 5.6, तो योर आंसर शुड बी 28 + 5, तो 33.6। देखो क्या करा, 28 एक बार करा, 0.2 का गुना 5.6 हो गया, 5 जोड़ेंगे इसके अंदर तो 33.6 आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। When match the following and choose the correct option from the given below, ठीक है ना। A convex lens in a denser medium will behave like, ठीक है ना। convex lens कैसा लेंस है, converging, उसको डेंसर मीडियम में अपन ने रख दिया, तो डेंसर मीडियम में इसकी फोकल लेंथ अभी पॉजिटिव है, अगर इसको डेंसर मीडियम में रख दिया अपन ने तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कॉन्वर्जिंग बिकम्स डाइवर्जिंग, तो ए का क्यू आ जाएगा। अब कॉन्केव लेंस पहले से ही डाइवर्जिंग होता है और उसको रेयर में ही रखा हुआ है, तो डाइवर्जिंग ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका मीडियम चेंज ही, मतलब रेयर से डेंसर में डालेंगे तब तो, अभी तो वो रेयर में ही है, ठीक है ना। तो डाइवर्जिंग रिमेन्स डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो गया और डाइवर्जिंग ही रहा, ठीक है ना।
अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, देखिए एक एक ऑप्शन को समझा रहे हैं, आंसर तो आ जाएगा अभी। देखो ये आंसर तो मैंने टिक कर दिया, देखो ये, बट आपको एक एक स्टेटमेंट को समझा रहे हैं, एक एक चीज़ों को बता रहे थे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पेपर का डिस्कशन करेंगे तो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड, अब देखो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, सिल्वर्ड ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे सिल्वर्ड, ठीक है, कर्व्ड सरफेस पे कर देते हैं, कर्व्ड सरफेस पे सिल्वर्ड कर देते हैं। तो इसकी रेडियस इनफाइनाइट हो गई, इसकी रेडियस आर हो गई, ठीक है ना। तो एंड प्लेस्ड इन एयर, प्लेयर में रख दिया उसको तो कैसे बिहेव करेगा, तो मेरे को मालूम है ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह करेगा, लेकिन मैं आपको फिर से सिखा देता हूँ मैं ये। तो इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, तो 2pl प्लस pm, देखो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो pl निकालते हैं अपन, तो जो pl होता है ये निकाल देते हैं, जो pl होता है 1/fl होता है, 1/f होता है, ठीक है ना। तो इट इज म्यू माइनस 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-r, साइन कन्वेंशन रख दिया अपन ने, तो pl विल बिकम म्यू माइनस 1/r। ये फोकल लेंथ ऑफ पावर ऑफ लेंस आ गया। अब पावर ऑफ मिरर, नाउ पावर ऑफ मिरर होता है माइनस ऑफ 1/fm इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/r, और उसमें भी r को नेगेटिव पुट करेंगे तो इट इज माइनस ऑफ r, तो इट इज 2/r। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2pl, तो इट इज 2 म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r, तो 2/r कट जाएगा, तो इट इज नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये प्लस ही हो रहा है चूंकि, तो इट इज 2 म्यू है ना माइनस 2/r प्लस 2, हाँ कट जाएगा बाद वाला। देखो फिर से देखो क्या होगा, ये म्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, आर हो गया, फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस में होती है तो माइनस लगा दिया अपन ने, और यहाँ पर साइन कन्वेंशन का माइनस लगा दिया, तो 2/r हो गई, वहाँ जाके जोड़ दिया, वो देखो जोड़ रहा हूँ मैं आपके सामने, एलसीएम आर आ गया, 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 ये कट गया, तो पावर ऑफ ये पावर आ गया कितना, 2 म्यू/r। नाउ फोकल लेंथ जो होती है वो यहाँ पर -1/p होगी, तो इट इज़ -r/2 म्यू होगी, यानी कि एक नेगेटिव आ रही, तो कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो यह कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा। देखो ये सी का आर हो गया। वैसे ही अब प्लेनो कॉन्केव लेंस है, अब क्या है बेटा, प्लेनो कॉन्केव लेंस है, क्या है, प्लेनो कॉन्केव लेंस है, सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, इट इज आर, इट इज इनफाइनाइट, तो लेंस का लगाएंगे, तो लेंस क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/-r, जीरो हो जाएगा आगे का, तो लिखने का मतलब नहीं है, तो pl इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1/r, ये आ गया, इट इज फोकल, इट इज पावर ऑफ लेंस। नाउ पावर ऑफ मिरर, मिरर प्लेन सरफेस ही मिरर है, प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, तो उसका पावर हो जाएगा मिरर का 0, प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ रेडियस इनफाइनाइट, तो है ना, पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन पुट करते हैं 2pl, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, म्यू माइनस 1/r, ठीक है, और pm तो 0 है, तो फोकल लेंथ जो आएगी वो हो जाएगी -1/p, तो उसको उल्टा करेंगे, तो फोकल लेंथ आ जाएगी r/2 म्यू माइनस 1, क्या है, पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव है, देखो म्यू माइनस 1, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की, कौन से मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये एस हो जाएगा, तो ये एस हो गया, तो आप समझ रहे हैं आपका आंसर 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अ लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म at point P with angle of incidence is 30 as shown in figure. It travels through the prism parallel to its base BC and emerges along the face AC. The refractive index of the prism. ठीक है, ये होता है आपका R2, और ये R2 होगा आपका थीटा C, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे ग्रेस कर रही है ये, तो साइन R2 इज इक्वल टू साइन R2, और ये एंगल कितना 90, इसने से लगा रहा हूँ, साइन 90 इज इक्वल टू
कहाँ से कहाँ आ जा रही है, प्रिज्म से, तो ग्लास म्यू एयर, तो म्यू एयर बाय म्यू ग्लास दैट इज 1 बाई म्यू, तो साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे अपन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि R1 प्लस R2, चलो अभी रुक जाओ, यहाँ भी स्लैश तो लगा देते अपन, साइन 30 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन 30 बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि ये जा रही है एयर से ग्लास में, तो इट इज म्यू, म्यू जी बाई म्यू है दैट इज म्यू, तो इट इज 1/2 म्यू, 1/2 म्यू इज इक्वल टू साइन R1। नाउ वी ऑल नो दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90, ए होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू वॉट, ए, एंड ए इज यहाँ पर 90, तो क्या मैं R1 को 90 माइनस R2 लिख दूँ, तो 1/2 म्यू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस R2, 1/2 म्यू इज इक्वल टू cos R2, 1/2 म्यू इज इक्वल टू cos R2, cos R2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर R2, तो इट इज 1, साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/4 म्यू स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर, इधर आ गया 1/4 म्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई म्यू स्क्वायर दैट इज 1, एलसीएम इज 4 म्यू स्क्वायर 1 प्लस 4, ठीक है, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, तो म्यू विल बी √5/2, ये आ गया राइट आंसर। हमको बोला था प्रकाश किरण समकोणीय प्रिज्म 90 डिग्री दे रखा है, तो R1 प्लस R2 का योग 90 हो गया, हमने स्नेल का नियम यहाँ लगा दिया, उससे ये रिलेशन आ गया, और स्नेल का नियम यहाँ लगा दिया, उससे ये रिलेशन आया। फिर हमने देखा कि R1 बराबर क्या था, 90 माइनस R2 था, तो यहाँ पुट कर दिया, ये cos R2 बन गया, और cos R2 हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर R2, तो फिर हमने यहाँ से साइन स्क्वायर R2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और सॉल्व किया, तो हमें अपवर्तनांक मिल गया प्रिज्म का, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है, इफ द वर्चुअल इमेज एन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर, तो क्या बनेगी वो इमेज, 12 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्या बोला है, किसी समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना गया है, तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनता हो, तो प्लेन मिरर के अंदर यही प्रतिबिंब बन गया। अब दर्पण को स्थिर वस्तु की ओर, वस्तु स्थिर है यहाँ पर, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, तो स्थिर वस्तु है, और मिरर को क्या कर रहा अपने 4 सेंटीमीटर स्थिर वस्तु की ओर खिसका दिया, तो स्थिर वस्तु की ओर 4 मीटर खिसका दिया, तो ये दूरी कितनी हो गई 8, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये रही इमेज। तो पहले इमेज यहाँ से कितनी दूरी पर बन रही थी, पहले इमेज यहाँ से 24 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही थी, अब यहाँ से इमेज जो है वो 16 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज कितनी शिफ्ट होती दिखाई देगी। अब आपने बोला कि सर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या बोला है, बट स्टेशनरी कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे कितनी खिसकेगी, वो ऑब्जेक्ट खुद ही इमेज को देखेगा, तो 24 से 16 पे आ गई, तो 24 से 16 पे आ गई, तो कितनी मिरर के टुवर्ड्स 8 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, स्मॉल टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर बताना है आपको, तो अपने को इन्फिनिट पे बतानी पड़ेगी, कुछ नहीं बोला तो F0/Fe, तो इट इज़ 140/5, ठीक है, अपने को दोनों फोकस दूरी दी रखी है, तो ये 28 आ गया आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। चलो देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is √3 if beam of unpolarized light is incident at a polarizing angle, ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये थीटा पी है, तो ये भी थीटा पी होता है, लेकिन ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, ध्यान से पढ़ना सवाल को, ये रिफ्रैक्शन पूछा है, रिफ्लेक्शन नहीं पूछा है, तो ये रिफ्लेक्शन का एंगल है ना। तो क्या बोला है, किसी माध्यम अपवर्तनांक √3 है, तो आपको पता है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना, परावर्तित हो जाएगी, और आपको पता है ये दोनों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये दोनों रेस 90 डिग्री पे जाती है, और ये पूरी की पूरी ध्रुवित यानी कि कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ठीक है।
तो अपने को पता है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा पी, तो इट इज √3 इज इक्वल टू टेन थीटा पी। तो थीटा पी तो कितना हो गया 60। अब ये 60 है तो ये 60 होगा। आप जानते हैं कि देखो, आप जानते हैं कि थीटा पी प्लस 90 जो कि होता है प्लस थीटा आर कितना 180 होता है एक लाइन पे पूरा एंगल। तो आप ये भी जानते हैं कि थीटा पी प्लस थीटा आर का सम कितना होता है 90। अब ये कितना है 60, तो थीटा आर कितना हो जाएगा 30, तो आपका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अगला सवाल देखेंगे। When the angle of incidence is 60 on the surface of a glass cell, it is found that refracted ray is completely polarized. रिफ्लेक्टेड रे अगर पूरी ध्रुवित हो जाती है, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी हो जाएगा, पोलराइजिंग एंगल, ध्रुवण कोण। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा पी, टेन 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया √3। तो उस ग्लास में प्रकाश का वेग बताना है, तो प्रकाश का वेग हो जाएगा c बाई म्यू, 3 × 10⁸ by √3। तो इट इज √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। √3 10⁸ मीटर पर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश का वेग कांच में। अनपोलराइज लाइट 32 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी तीव्रता दे रखी है उसकी। 3 पोलराइजर है, सच दैट ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट क्रॉस विद द थर्ड, पहले और तीसरे क्रॉस्ड है। ये क्रॉस्ड है। और अपने को पहले दो, पहला दूसरा और तीसरा, पहले दो के बीच में कौन बताना है, तो ये मान लो थीटा, ये मुझे बताना है। ये क्रॉस मतलब पहला और तीसरा 90 डिग्री पे, क्रॉस मतलब ये होता है 90 डिग्री। अध्रुवित प्रकाश की 32 है, तो जैसे ही इधर से पास होगा तो आधा हो जाएगा 16, इधर से पास होगा तो कितना हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा, लॉ ऑफ मेलस, मेलस का नियम। और यहाँ से पास हो जाएगा तो ये कोण कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से पास हो जाएगी तो तीव्रता हो जाएगी कितनी 16 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अध्रुवित था, पहले ध्रुव से क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवक से पास होंगे, पोलराइजर से पास होंगे, तो 32 से 16 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहाँ से 16 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से 16 cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आई डैश इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आई डैश इज इक्वल टू 4 × 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आई डैश इज इक्वल टू 4, इट इज 2 साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यह जो इमर्जिंग लाइट है सबसे फाइनल वाली, उसकी इंटेंसिटी 2 है, कितनी है 2, प्रकाश निर्गत की। तो इट इज 4 × साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया 1/2, स्क्वायर का लगा देंगे रूट, तो इट इज साइन 2 थीटा, ये हो गया साइन 45 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू हो गया 45, तो थीटा हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ d with incident light of wavelength this, the first minimum is observed at 30 डिग्री। द फर्स्ट सेकेंडरी, देखो पहला फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम मतलब पहला मैक्सिमम तो सेंटर पे बन जाता है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम मतलब वो प्राइमरी मैक्सिमम था तो ये सेकेंडरी मैक्सिमम है। तो फर्स्ट मैक्सिमम बताना आपको, तो उससे कंफ्यूज मत होना आप, पहला सेकेंडरी ही बोलते हैं उसको, क्योंकि प्राइमरी तो सेंटर पे बन जाएगा, तो इट इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है ना, तो अपने को वो बताना है। ठीक है ना, तो आप सब लोग जानते हैं ये कि फर्स्ट मिनिमम, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, तो वो 1 लेमडा हो जाता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लेमडा, तो ए इज इक्वल टू 2 लेमडा। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन लगा दी अपन ने। अब बोला उसने सेकेंडरी मैक्सिमम, क्या बोला उसने अपने को, सेकेंडरी मैक्सिमम, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमम। तो फर्स्ट मैक्सिमा की होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 लेमडा। ठीक है ना, तो इट इज 2 लेमडा साइन थीटा बराबर 3/2 लेमडा, लेमडा कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम बनता है, तो साइन इनवर्स
3/4 विल बी द राइट आंसर। समझ गए? ये फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन है, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है, और ये फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, देखो हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य तो कटी जाएगी। ठीक है, वो स्लिट की चौड़ाई डी दी थी, अपन ने ए मान ली। ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, पहला 30 डिग्री कोण पे, तो ये 30 डिग्री कोण पे, तो यहाँ से ए और लेमडा में रिलेशन आ गया। सेकंड में पुट कर दिया, फर्स्ट मैक्सिमा वाले में आंसर आ गया। पहला अधिकतम कहाँ बनेगा वो पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज S1 S2 is 1 mm. What should be the width of each slit so as to obtain 10th maxima of double slit pattern within central maxima of single pattern? सिंगल पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा, सिंगल पैटर्न का डिफ्रैक्शन का जो है फर्स्ट मिनिमा यहाँ बनता है, फर्स्ट मिनिमा यहाँ बनता है। जहाँ तक फर्स्ट मिनिमा बनेगा तब तक की सेंट्रल ब्राइट बनती रहेगी। तो सेंट्रल ब्राइट की जो डिस्टेंस होती है लेमडा डी टू लेमडा डी बाई ए, ये होती है। इतने में मुझे क्या चाहिए, उसके 10 मैक्सिमा चाहिए। तो मेरे को कितने चाहिए, 10 मैक्सिमा चाहिए, मतलब 10 बीटा है ना। तो बीटा इज लेमडा डी बाई डी, तो ये से ये निपट गया। तो 2 बाई क्या निकालना मेरे को, विड्थ ऑफ ये डी है ना। ठीक है, ठीक है ना। 2 बाई ए इज इक्वल टू 10 बाई डी। ठीक है, ये अपने को दूरी दे रखी है, डी इज इक्वल टू 1 mm। तो ठीक है ना, तो 2 इंटू 1 mm, ठीक है ना, डी दे रखा है। ठीक है, 1 mm, ये 1 mm है, बाई 10 इज इक्वल टू ए, तो इट इज 0.2 mm विल बी ए। ये ए आ गया आपका। क्या बोला था, एकल झिरी पे जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है उतने में ही मुझे डबल स्लिट के, द्वि स्लिट के 10 उच्चिष्ट चाहिए। तो 10 उच्चिष्ट ये रहे और यह केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो दोनों को बराबर कर दिया, तो ए का मान आ गया। A single slit is illuminated by light of wavelength this, the slit width is this, the screen is placed 1 meter, the angular position of 10th minimum. एंगुलर पोजीशन इस मिनिमा के लिए लेमडा डी बाई डी नहीं आता, उसमें लीनियर पोजीशन में आता है स्मॉल डी। तो 10th मिनिमम 10 लेमडा बाई डी, तो 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -7 एंगस्ट्रॉम में था, और इट इज 0.1 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन में आ जाएगा। ये ऊपर गया 10, ये ऊपर गया 10 की पावर 4, 10 की पावर -3 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा ना। ये क्या था बेटा, 10वें निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति का सूत्र है। ये 10 रख दिया, लेमडा रख दिया, डी रख दिया, आंसर आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर है। ये दे रखा है 9/1, तो रूट लगा देंगे, तो √I1 √I2 √I1 माइनस √I2। मैक्सिमम और उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है ना, अपने को अनुपात दिया तीव्रता का, तो ये 3/1 हो गई। तो 3 का गुणा करते गया मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज √I1 प्लस √I2, ये इधर जाएगा 2 √I1 4 √I2, √I1 √I2 इज 2, होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो I1 I2 इज इक्वल टू 4। तो आंसर शुड बी 4:1। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई, ठीक है, ये स्मॉल डी दे रखा है, ये कैपिटल डी दे रखा है। ठीक है ना। केंद्रीय तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। ठीक है, दूरी। ठीक है ना। तो सेंटर से फोर्थ फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती है ना, फोर्थ ब्राइट की
वो होती है 4 लेमडा डी बाई डी, और ये दूरी सेंटर से ही मेजर करते हैं अपन, तो ये तो निकालना है मेरे को, 4 इंटू लेमडा डी 0.28 10 की पावर -3, ये दे रखा 1.2 इंटू 10 की पावर -2, 1.2 10 की पावर -2, 0.28 10 की पावर -3, 4 इंटू 1.4 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया। ठीक है, 4 3 ठीक है, ये नीचे आ गया 100, 4 2 तो लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू ये -2 भी ऊपर जाएगा तो -7 मीटर। देखो ये -2 भी ऊपर जाएगा, -3 -7 हो जाएगा। ठीक है ना, केंद्रीय से तो मेजर करते हैं अपन दूरी, ठीक है, मापते हैं, तो चतुर्थ फ्रिंज की दूरी ये होती है, दे रखी है, लेमडा निकाल लिया। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। दी की किस वैल्यू के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बने, तो यहाँ पे देखो ये रे ऐसी जाएगी, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलना चाहिए, ताकि फिर आते वक्त ये क्या हो जाए, रिट्रेस हो जाए और फाइनल इमेज भी यही बन जाए। ये कॉन्सेप्ट है, रे से जाती है, इसका सेंटर पे मिलती है और रिट्रेस होकर यहाँ आ जाती है। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ से अपने को, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, अगर मैं ये इमेज डिस्टेंस निकालूँ लेंस के लिए v, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/-30 बराबर 1/+20। समझ रहे हो, 1/v बराबर 1/20, ये प्लस होकर माइनस हो जाएगा 1/30, एलसीएम इज 60, 3 - 2 v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से 60 हो गया, ये इसका सेंटर होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 40, इसका सेंटर होना चाहिए ना ये, तो ये 20 है, तो ये रेडियस 40 हो जाएगी, फोकस की डबल 40, और ये पूरा 60 है, ये पूरा कितना है 60, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हो, यहाँ से जो रह जाएगी इसके सेंटर पे जाके मिलना चाहिए, ताकि गई ऐसे तो सेंटर की रे रिट्रेस कर जाती, क्योंकि आई 0 है तो आर भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के कारण जैसे ही जाएगी ये वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर फाइनल इमेज यहाँ बना देगी। तो हमने ये निकाल लिया अपन ने कितना 40 है, मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूले से ये निकाल लिया कितना 60 है, तो ये बीच का गैप आ गया 20 सेंटीमीटर। द 2 स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, ये कैपिटल डी दे रखा है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट। ठीक है, थर्ड डार्क 3 लेमडा डी बाई डी एंड फिफ्थ ब्राइट 2 5 - 1। देखो फॉर्मूले लिख देता हूँ, ब्राइट के फॉर्मूले हैं एन लेमडा डी बाई डी, और डार्क के फॉर्मूले हैं 2m - 1 लेमडा डी बाई 2d। तो 2 5 फिफ्थ, अच्छा, हाँ गलत कर दिया, क्या बोला था, थर्ड डार्क, तो थर्ड डार्क क्या हो जाएगा, डार्क के लिए m वाला फॉर्मूला है, तो 2 3 - 1 लेमडा d बाई 2d, तो y3 इज इक्वल टू 5/2 लेमडा d बाई डी। ये डार्क के केस में कर लिया। नो ब्राइट का केस, ब्राइट के केस में क्या हो जाएगा, फिफ्थ ब्राइट है 5 लेमडा डी बाई डी, इसमें से घटा देंगे तो ये बाई डेस आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो पूरे में से आधा के आधा बचेगा, तो आपको सबको पता है इनके बीच डिस्टेंस चाहिए 5 लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। तो 5/2 5 × 10 की पावर -7 1 मीटर बाई 1 mm, तो 1 × 10 की पावर -3,
25/2 12.5 हो जाएगा, 10⁻⁻⁴, 1.25 10⁻⁻3 मीटर, तो 1.25 mm विल बी द राइट आंसर। mm में आंसर चाहिए था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी टू द relative permittivity is 1/4. The ratio of magnitudes of electric field to the magnetic field intensity of a EM wave propagating in that medium, तो मीडियम के अंदर बात करेंगे तो E in medium अपॉन H in medium, ठीक है, का रेशियो मुझे निकालना है। तो E in medium, H in medium, तो H होता है B मीडियम में अपॉन म्यू। अगर वैक्यूम में होता तो म्यू नॉट लिख देता यहाँ पर, लेकिन किस में है ये, मीडियम में, तो यहाँ पे म्यू लिखा मैंने। अगर मैं यहाँ पर वैक्यूम की बात करता हूँ तो यहाँ बी नॉट बाई म्यू नॉट लिखता मैं, लेकिन मीडियम में बी इन मीडियम म्यू इन मीडियम, तो इट इज H इज B इंटू म्यू, ठीक है। अब ये मुझे निकालना है, तो E बाई V इट इज स्पीड इन मीडियम, it is speed in medium. Speed in medium is C by mu r epsilon r, and what is that, mu naught mu r, ठीक है ना, इज इक्वल टू C। C क्या होता है, 1/mu0 epsilon नॉट म्यू आर epsilon r म्यू नॉट म्यू आर। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज C बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिख देंगे, म्यू आर epsilon r। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है भाई, ये परमेबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या है ये, एब्सोल्यूट पारगम्यता है ये, ठीक है ना, चुंबकशीलता, इसको पारगम्यता बोल देंगे, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है ये। समझ रहे हो मेरी बात। चलो तो C को फिर क्या लिख दिया, 1/mu0 epsilon नॉट, ये ठीक है ना। चलो तो ऊपर के म्यू नॉट से नीचे का म्यू नॉट कट गया, तो ऊपर बचा रूट म्यू नॉट, ठीक है ना। ठीक है, म्यू आर से म्यू आर कट गया। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, एक मिनट रुको। C बाई रूट म्यू नॉट से रूट म्यू नॉट कट गया, ऊपर रूट म्यू नॉट, म्यू आर से म्यू आर कट गया, हाँ ठीक है सही है। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, ऊपर म्यू नॉट, म्यू आर से म्यू आर कट गया, ऊपर म्यू आर, नीचे बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फिर से देख लो अच्छे से, रूट म्यू नॉट से ऊपर का म्यू नॉट कटा, ऊपर रूट म्यू नॉट बचा, ठीक है। रूट म्यू आर से रूट म्यू आर कटा, तो रूट म्यू आर बचा। इन दोनों को ऐसा कैसा रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका रेशियो अपने को दिया हुआ है 1/4, तो ये वाला हो जाएगा 1/2, एंड ये दे रखा 1/20 पाई, और ये है 1/2, क्योंकि रूट लगाना पड़ेगा ना, तो योर आंसर शुड बी 60 पाई। दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच।